नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जे आर करेला नमस्ते इंडिया चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था स्थानीय स्वशासन। आज हम स्थानीय स्वशासन का भाग दूसरा पढ़ेंगे। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन एक ऐसा विषय है जिससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर कांस्टेबल की परीक्षा होने जा रही है, उसमें इन दोनों वीडियो में से 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को बार बार जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। मैंने कोशिश की है कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सबको समावेश करने की कोशिश की है। ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। हम पढ़ रहे थे स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन से संबंधित कई कमेटियां बनी थी। उन कमेटियों की अनुशंसा पर है भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को जगह दी गई। दोस्तों, बात है जब 1978 की, जब भारत के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की। ध्यान रखना, पहली बार सिफारिश किसने की थी? पहली बार, लेकिन सिफारिश की थी अशोक मेहता। किंतु लक्ष्मीमल सिंघवी की जो 1986 में लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी थी, उसकी अनुशंसा पर है भारतीय संविधान के अंदर स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। दोस्तों, ध्यान रखना, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज की मांग की थी, सिफारिश की थी कि 2 स्तर होने चाहिए, मध्य स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये जो लक्ष्मीमल सिंघवी है, ये कमेटी बनी थी 1986 में। उस समय भारतवर्ष में राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक उसके बाद उस समय लक्ष्मीमल ने सिफारिश की तो राजीव गांधी सरकार ने भारतीय संविधान के अंदर 2 संविधान संशोधन विधेयक लाया, एक 64वां और 65वां। ध्यान रखना, किसको? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां और 65वां विधेयक लाए थे। इन विधेयकों को लोकसभा में लाया गया, किंतु समय से पूर्व है लोकसभा भंग हो गई। इसलिए ये जो 64वां 65वां विधेयक है वो पारित नहीं हो सके। उसके बाद भारत में वीपी सिंह और चंद्रशेखर के नेतृत्व में 2 और सरकारें बनी, लेकिन वो भी नहीं चल सकी। उसके बाद 1992 के अंदर राजीव गांधी की हत्या हो गई। राजीव गांधी की हत्या होने के कारण है कांग्रेस को पूरी सहानुभूति मिली और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई और भारत में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में है वो सरकार बनी। और नरसिम्हा राव सरकार बनते ही उन्होंने है स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने हेतु 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और उन विधेयकों के तहत है ये संविधान के अंदर परिवर्तन और संशोधन किए गए। तो जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है वो पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है वो 1 जून 1993 को पारित हुआ। 24 जून 1993 को पारित हुआ। ये जो 74वां संविधान संशोधन है वो नगरपालिका से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ, जीरो नहीं है, ये ओ है। 243 से 243 ओ तक 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 15 तो ये हो गए, 243 को 16। 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। कई बार ये बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। कौन सा भाग जोड़ा?
भाग 9 में क्या है, पंचायती राज से संबंधित। और 73वें संविधान के संशोधन के तहत संविधान के अंदर 11वीं जोड़ी 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक जोड़ा गया। और 74वें के तहत भाग 9A, ध्यान रखना जो अनुच्छेद है वो P हो Z हो ये सारे कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, और जो भाग है वो हमेशा रोमन में लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। अगर एग्जाम में आ जाए तो 9 लिखे हुए हैं, जैसे भाग 9 ऐसे आपने अंग्रेजी में कर दिया तो गलत होगा आपका, ठीक है, ऐसे ही लिखा हो वो सही करना। और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। ये जो स्थानीय स्वशासन है, राज्य सूची का विषय मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब मैं आपको 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के बारे में विश्लेषण करेंगे। दोस्तों हम जानते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन है इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई। त्रिस्तरीय, कितनी? त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। ये पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। त्रिस्तरीय, गांव स्तर पर, ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, ठीक है दोस्तों। ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी पंचायती राज के तहत। गांव स्तर पर होगी वो होगी ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर होगी पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, ठीक है। फिर उत्तर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, ठीक है। इन 3 स्तरों के तहत जो ग्राम स्तर होगा उसके अंदर जो सबसे मुख्य आदमी होगा, जो जनप्रतिनिधि होगा वो होगा सरपंच, फिर उप सरपंच, फिर वार्ड पंच। ध्यान रखना दोस्तों, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच। खंड स्तर पर होगी पंचायत समिति, इसके तहत प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य, ठीक है। और जिले स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद, इसके तहत जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य, ठीक है दोस्तों। अब इसके तहत मैं आपको बताता चलूं कि जो ग्राम पंचायत स्तर होती है उसमें उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, ये ग्राम स्तर पर उप सरपंच, पंचायत समिति स्तर पर प्रधान, उप प्रधान और जिले स्तर पर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। इनका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष यानी जनता नहीं करेगी, ठीक है। और जो सरपंच, वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, इनका 3 होगा। वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा, ठीक है। और जो सरपंच होगा उसका चुनाव राजस्थान में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन नियम क्या है ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पंचायती राज के तहत जो ग्राम का मुखिया होता है सरपंच, क्या उसका चुनाव अनिवार्यतः प्रत्यक्ष होता है? नहीं दोस्तों, अनिवार्यतः नहीं। ये राज्य विधानमंडल तय करेगा कि उस सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, ठीक है। अब
जो सरपंच है, उप सरपंच है, सॉरी एक और बात बता दूं, ग्राम पंचायत है, इसके अंदर जो अधिकारी होता है वो होता है बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। पंचायत समिति में जो सरकारी अधिकारी होता है वो होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी, और जिले के अंदर होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, ये अधिकारी होते हैं। अब क्या बात समझने वाली चीज ये है कि जो सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच और ये तीनों हैं, अपना इस्तीफा है वो देते हैं बीडीओ को। ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है कांस्टेबल के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। वार्ड पंच अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, किसको देता है, तो बीडीओ को। और उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य अपना जो इस्तीफा है वो देते हैं प्रधान को। किसको देते हैं, प्रधान को। उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं, प्रधान को। और जो प्रधान होता है वो अपना इस्तीफा है जिला प्रमुख, किसको देता है, जिला प्रमुख। ध्यान रखना दोस्तों, प्रधान देता है जिला प्रमुख को, और उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य देते हैं प्रधान को। और जो जिला प्रमुख होता है, सबसे महत्वपूर्ण, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसे देता है, तो जिला प्रमुख होता है वो अपना इस्तीफा देता है संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा किसको देता है, संभागीय आयुक्त। ठीक है, और उप जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य है वो देते हैं जिला प्रमुख। ध्यान रखना, वापस सुन लो, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना इस्तीफा देता है बीडीओ को, प्रधान अपना इस्तीफा देता है जिला प्रमुख को, उप प्रधान पंचायत समिति सदस्य देते हैं प्रधान को, जिला प्रमुख अपना इस्तीफा देता है संभागीय आयुक्त को, और जो जिला परिषद सदस्य और उप जिला प्रमुख होता है वो अपना इस्तीफा देते हैं जिला प्रमुख। ठीक है, ये तो हुई इनके इस तरह की बातें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, वापस लिख लेता हूं, जिला परिषद या जिला परिषद, जिला स्तर पर। ठीक है, जिला स्तर, ये स्थिति की बात होगी। अब है एक थोड़ा सा गठन देख लेते हैं, फिर इसके बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। ग्राम स्तर पर जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जो जनसंख्या होती है वो 3000 की। ठीक है, ग्राम पंचायत के गठन करने के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या होगी वो 3000 की जनसंख्या। ठीक है, और पंचायत समिति का गठन करने के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता है वो होती है 1 लाख। कितनी होती है, 1 लाख। और जिला परिषद का गठन करने के लिए न्यूनतम जनसंख्या होती है 4 लाख ग्रामीण, 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या। ध्यान रखना दोस्तों, 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या। ठीक है दोस्तों, 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या। अगर मान लो जनसंख्या ज्यादा है तो क्या, ग्राम पंचायत गठन करने के लिए न्यूनतम 3000 की जनसंख्या, पंचायत समिति का गठन करने के लिए 1 लाख की जनसंख्या, जिला परिषद का गठन करने के लिए 4 लाख की जनसंख्या। क्लियर? अब 3000 की जनसंख्या पर वार्ड होंगे 9, पंचायत समिति में 1 लाख की जनसंख्या पर वार्ड होंगे 15, जिला परिषद में 4 लाख की जनसंख्या पर वार्ड होंगे 17। ठीक है, 3000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत में 9 वार्ड, 1 लाख की जनसंख्या पर पंचायत समिति में 15 वार्ड, 4 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर जिला परिषद में 17 वार्ड। ठीक है, 17 वार्ड, याद रखना 17 वार्ड। अब मान लो जनसंख्या ज्यादा है तो 1000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर, 1000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर, अतिरिक्त जनसंख्या, ध्यान रखना, 1000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 वार्ड। ध्यान रखना, यदि कहीं की जनसंख्या 500 है तो वहां 1 वार्ड नहीं बनेगा, ये राउंड फिगर में नहीं बढ़ेगी,
अगर 1000 जनसंख्या है अधिक तो वहां 2 वार्ड, यहां 2 वार्ड, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या ग्राम पंचायत के लिए 3000 चाहिए, किंतु अगर वार्डों की संख्या कब बढ़ेगी, जब 1000 अतिरिक्त जनसंख्या होगी तो 2 वार्ड बढ़ेगी, ठीक है। 2000 की जनसंख्या पर 4 वार्ड बढ़ेगी, ठीक है। और पंचायत समिति के अंदर 15000 की जनसंख्या पर, 15000 की अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 वार्ड बढ़ेगी, ठीक है। यह भी 7500 हो गई तो 1 वार्ड नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। और जिला परिषद के लिए जो 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड होते हैं, लेकिन यहां अगर अतिरिक्त जनसंख्या 1 लाख, अतिरिक्त जनसंख्या 1 लाख, ठीक है, 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या होगी, वहां 2 वार्ड बनेंगे, क्लियर। ग्राम पंचायत के लिए न्यूनतम जनसंख्या 3000, मैं मूल संविधान की बात कर रहा हूं, जो देवव्रत संशोधन उस समय की, और वार्ड चाहिए 9, और अतिरिक्त 1000 की जनसंख्या पर 2 वार्ड। पंचायत समिति के लिए जनसंख्या चाहिए 1 लाख, वार्ड होंगे 9, 15000 अतिरिक्त जनसंख्या पर 2 वार्ड। जिला परिषद के लिए जनसंख्या चाहिए न्यूनतम 4 लाख ग्रामीण जनसंख्या, और वार्ड होंगे 17, और प्रत्येक 1 लाख की जनसंख्या पर 2 अतिरिक्त वार्डों की स्थापना की जा सकती है। वहां भी 50,000 की जनसंख्या हो गई तो वहां भी 1 वार्ड नहीं बढ़ेगा, क्लियर है दोस्तों। एक चीज याद रखना दोस्तों, जो हमारा पंचायती राज है, पंचायती राज के अंतर्गत जो आपका जो वार्ड होंगे वो हमेशा विषम संख्या में होंगे, सम संख्या में कभी भी वार्ड नहीं होंगे, ध्यान रखना, ध्यान रख लेना। 3500 आ गया एग्जाम में के एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम की जनसंख्या 3500 है तो वहां वार्ड होंगे, तो अपन सोचेंगे 9 तो होते ही हैं, 500 बढ़ गए 10 हो गए, नहीं, 1 नहीं बढ़ेगा, 2 ही बढ़ेगी डायरेक्ट, और वो भी 1000 की जनसंख्या होगी तभी, क्लियर है सबको। अब दूसरी चीज, क्या एक प्रश्न बना, क्या पंचायती राज त्रिस्तरीय संविधान संशोधन के तहत क्या पंचायती राज में त्रिस्तरीय व्यवस्था अनिवार्य है? नहीं अनिवार्य है। जहां ये नियम कहां चेंज होगा, जब 20 लाख की जनसंख्या, 20 लाख से कम जनसंख्या है, वहां कितने स्तर होंगे? 2 स्तर होंगे, क्लियर है। अब इसके त्रिस्तरीय संविधान के प्रावधान बता देता हूं आपको। अब कैसे प्रावधान है, इससे संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा, अब जैसे जो पंचायती राज में इसमें आरक्षण कैसे होगा, आरक्षण गठन हो गया, इसमें आरक्षण की क्या व्यवस्था रहेगा कि जो सदस्य चयनित होते हैं, तो जो SC ST का आरक्षण है, SC ST का जो आरक्षण है वो जनसंख्या के आधार पर, जैसे कहें कि किसी गांव की जनसंख्या मान लो 20% है तो वहां SC को 20% आरक्षण मिलेगा। दूसरा, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के अंदर 1/3 आरक्षण दिया गया है। कितना? 1/3, आगे और बताऊंगा, ध्यान रखना, 1/3। और OBC को जो आरक्षण दिया गया है, OBC को ये राज्य विधानमंडल तय करेगा, राज्य विधानमंडल, यानी जिस राज्य के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को विधानमंडल तय करेगा, ठीक है। जैसे मान लो राजस्थान के अंदर OBC जो वर्ग है उसको कितना आरक्षण होगा या नहीं होगा, ये संविधान में वर्णित नहीं है। ये संविधान निर्माण 74 संविधान में राज्यों को दे दिया, राज्य चाहे तो OBC को कितना देगा या नहीं देगा, ये राज्य सरकार तय करेगी, ठीक है। अब यहां आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते चलूं कि अगस्त 2009 के अंदर, अगस्त 2009 में भारत सरकार ने जो पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो आरक्षण है वो 1/3 से घटाकर 1/3 से घटाकर 1/2 यानी 50% महिलाओं को आरक्षण कब दिया गया? अगस्त 2009 में।
और जो महिलाओं को जो ये 50% आरक्षण दिया गया, 50%, वो कब? अगस्त 2009 में। और इसको सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है वो है एमपी। महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? एमपी। अब तो 13 राज्य हैं जिसके अंदर वर्तमान में 13 राज्य ऐसे हैं जिसमें महिला पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण कितने प्रतिशत है? 50%। क्लियर है सबको? ये जो आपका अगस्त 2009 के अंदर महिलाओं के आरक्षण को 1 से बढ़ा करके 50% या 1/2 किया, वो किया था 110वें संविधान संशोधन के तहत। 110वां संविधान संशोधन विधेयक है, संशोधन किया गया 110वां संविधान संशोधन द्वारा महिला आरक्षण को 1 से बढ़ा करके 1/2 कर दिया गया। कब? 2009 के अंदर। क्लियर है सबको? अब है, ये तो हो गई आरक्षण की। एससी एसटी को कैसे आरक्षण दिया जाता है? जनसंख्या आधार पर। महिलाओं को एक ही है, किंतु 110वें संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण को 50% कर दिया, 33% से 50% कर दिया, और सबसे पहले लागू किया था एमपी ने। ठीक है। और ओबीसी को आरक्षण कितना होगा ये कौन तय करेगा? राज्य विधानमंडल, यानी उस राज्य की राज्य सरकार तय करेगी कि ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब है योग्यता। पंचायती राज संस्थाओं के अंदर जो उम्मीदवार बनेंगे उसके लिए क्या योग्यता है इसके संबंध में। तो ये जो योग्यता से संबंधित जो बात है पंचायती राज में, उसमें योग्यता का जो वर्णन है अनुच्छेद 243E, योग्यता से संबंधित जो एफ, कौन सा? एफ। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज संस्थाओं की योग्यता का निर्धारण है, और इसमें केवल 2 बातों का प्रावधान किया गया है। योग्यता कितनी बताई है कि जो पंचायती राज संस्थाएं होगी उसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं की योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु 21 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष। और जो शेष योग्यता है वो राज्य सरकार तय करेगी। ध्यान रखना दोस्तों, शेष कितनी योग्यताएं होगी पंचायती राज संस्थाओं के लिए? दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बच्चों से संबंधित है या शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, ये सारी योग्यताएं होगी या नहीं होगी, ये अधिकार राज्य सरकार के पास है। ध्यान रखना, जो बड़े लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पंचायती राज में योग्यताओं से संबंधित जो अनुच्छेद है 243 एफ। क्लियर है सबके? इसके अलावा एक और चीज, दो संतान और शैक्षणिक योग्यता, 2 संतान और पंचायती शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है जिसने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं के उम्मीदवारों के लिए 2 संतान और शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया था। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा राज्य कौन सा है? हरियाणा। ध्यान रखना, पहला राज्य राजस्थान है जिसने पंचायती राज में 2 संतान और शैक्षणिक योग्यता, 2 अतिरिक्त योग्यताएं लगाई। अब है कार्यकाल, यानी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल या अवधि कितनी होगी? कार्यकाल संविधान में, हमारे संविधान के अंदर पहले पंचायती राज को जब संवैधानिक, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज संस्थाओं का कितना कद बढ़ गया है। देखो, पहले समय से पहले भंग कर दिया जाता था, इसलिए इंटरेस्ट भी कम होता, लेकिन अब है संविधान के अनुच्छेद 243E में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल का वर्णन है। उसके तहत ये बताया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। ठीक है, किंतु यदि किसी कारणवश कोई पद रिक्त है तो उसका चुनाव 6 माह में करवाने होंगे। क्या काम है कि पंचायती राज संस्थाओं का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा। यदि किसी कारणवश कोई पद रिक्त हो गया है तो उसके चुनाव 6 माह में करवाए जाएंगे। ये संविधान में वर्णन है। कितनी बड़ी संवैधानिक
स्थिति है। देखो हमारे जब उपराष्ट्रपति का जो पद रिक्त हो जाता है तो उसके चुनाव के संबंध में क्या लगाया है, लिखा है संविधान में, ये लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र या जल्दी से चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब है कार्यकाल संबंधी एक और बात बताता हूं कि जो 5 वर्ष होता है कार्यकाल, और यदि पद रिक्त हो तो 6 माह में चुनाव करवाने चाहिए। फिर इसके अलावा अब 5 वर्ष शुरू कब होंगे, क्या चुनाव हुए उस दिन शुरू होंगे, क्या पहली बैठक हुई उस दिन शुरू होंगे, या फिर कब होंगे, ग्राम सभा की पहली बैठक में होंगे? नहीं दोस्तों, जो 5 वर्ष की अवधि है वो पहली बैठक से शुरू होगी। पहली बैठक से, मान लो पहली बैठक को चुनाव के बाद 5 महीने लग गए तो उसी दिन से है वो 5 साल का कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका पंचायती राज संस्थाएं, इनके कार्य क्या है? कार्य, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 243G, सारे कैपिटल लेटर में लिखना, 243G। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 243G में 29 कार्यों का वर्णन है। कितने? 29 कार्यों का वर्णन है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने कार्य निर्धारित किए गए? 29 कार्य निर्धारित किए गए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है, जो पंचायती राज संस्थाएं हैं इनके लिए 29 कार्य है, किंतु ये कौन तय करेगा कि जो पंचायती राज संस्थाएं, ये राज्य विधानमंडल तय करेगा। हमारे संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य विधानमंडल तय करेगा कि पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य दिए जाएं। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले है, राजस्थान के अंदर पंचायती राज संस्थाओं को पहले 18 कार्य दिए गए थे। कितने कार्य दिए गए थे? 18 कार्य दिए गए थे। किंतु जब, ध्यान दें दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं के लिए अनुच्छेद 243G के अंदर 29 कार्यों का वर्णन है। ठीक है, 29 कार्य दिए गए, किंतु ये राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार तय करेगी कि पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे जाएं। अगर राजस्थान की बात करूं तो जब 2010 के अंदर, 2010 में गहलोत सरकार, किसी सरकार की राजस्थान में? गहलोत सरकार, गहलोत सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए 5 और कार्य जोड़ दिए। ठीक है, और कार्य दे दिए 5 पंचायती राज संस्थाओं को। पहले 18 कार्य थे, 5 और दे दिए, तो कुल कितने कार्य? 23। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य अधिकृत है, तो 23 कार्य अधिकृत है। ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा ये हुए कार्य। अब है एक और चीज बताता चलूं कि जो मैं बताते रह गया कि जो पंचायती राज के अंदर सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत। कौन सा होता है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के साथ में एक और संगठन होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रश्न जरूर बनेगा। ग्राम सभा, ग्राम सभा की जो परिभाषा है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 और उसका गठन के बारे में अनुच्छेद 243A के अंदर वर्णन। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि पंचायतों के, ग्राम पंचायत के सहयोग के लिए एक संगठन होगा ग्राम स्तर पर, दूसरे संगठन का नाम है ग्राम सभा। इसकी ग्राम सभा कैसी होगी, किसको कहेंगे, उसका वर्णन अनुच्छेद 243 में। उसका गठन कैसे होगा, इसका प्रावधान 243A के अंदर। अब ग्राम सभा होती क्या है, किसको कहेंगे ग्राम सभा? तो उस गांव के सभी मतदाताओं का समूह, मतदाताओं का समूह। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा? मतदाताओं का समूह। ध्यान रखना, मतदाताओं का समूह क्या कहलाता है? ग्राम सभा। मतदाताओं का समूह ग्राम सभा कहलाता है। ठीक है, अब ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे, ये कौन तय करेगा? ग्राम सभा के कार्य कौन तय करेगा? राज्य सरकार। ये भी संविधान में वर्णन है, संविधान में कार्य लिखे भी गए, लिखा हुआ है कि ग्राम सभा कौन कौन से कार्य करेगी, ये राज्य तय करेगा, राज्य सरकारें तय करेगी। ठीक है, इसके अलावा
ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें? एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक। कितनी बैठक? एक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठकें अनिवार्य है? 2 बैठकें कंपलसरी है दोस्तों। इन 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। डिफरेंस कितना नहीं होना चाहिए? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। और जब भी ग्राम सभा की जो बैठक होगी, इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच। ग्राम सभा की बैठक कौन बुला सकता है? तो ध्यान रखना, हमेशा सरपंच बुलाता है, ठीक है, चाहे उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित भी हो, ध्यान रखना। कौन बुलाएगा? सरपंच। और ग्राम सभा का जो क्वारम होगा वो 1/10, क्वारम यानी गणपूर्ति 1/10। क्लियर? ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने बीच में बताया। अब है, हमने आरक्षण पढ़ लिया, हमने योग्यताएं देख ली, हमने कार्यकाल देख लिया, कार्य देख लिए। अब है इन ग्राम सभाओं के लिए वित्त की व्यवस्था कैसे होगी, फाइनेंस की व्यवस्था कैसे होगी? इसके लिए 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ध्यान से देखें दोस्तों, राज्य वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 243I 243I, देखो राज्य वित्त आयोग दोनों के लिए, पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका संस्थाओं दोनों के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। इसीलिए ध्यान रखना, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके तहत हुआ है? तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए तो अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है, और जो नगर पालिका है उसके लिए अनुच्छेद 243Y में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। दोनों को क्यों? क्योंकि हम राज्य वित्त आयोग तो दोनों के लिए जरूरी है, इसीलिए हम अलग अलग न पढ़ के दोनों का एक साथ। राज्य वित्त आयोग का 243I और 243Y में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, ठीक है। अब राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया 243I और 243Y द्वारा। अब दूसरी बात, इस राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल गठन करेगा। और इसमें सदस्य कितने होंगे ये तय नहीं, सदस्यों की संख्या तय नहीं, सदस्य संख्या तय नहीं है। संविधान में वर्णन नहीं है कि राज्य वित्त आयोग के कितने सदस्य होंगे, राज्य वित्त आयोग के कितने सदस्य होंगे संविधान में वर्णन नहीं है। अब ये इसके काम क्या है? राज्य वित्त आयोग कार्य क्या करता है? एक तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है? जो पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिका संस्थाएं, उनके लिए वित्तीय अनुदान की व्यवस्था कहां से करता है? राज्य की संचित निधि से भाग या हिस्सा तय करता है। राज्य वित्त आयोग का काम है कि राज्य की जो संचित निधि है उसमें से पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका संस्थाओं का कितना हिस्सा होगा, ये राज्य वित्त आयोग तय करता है, ठीक है। एक तो ये काम। दूसरा, ये जो पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिका संस्थाएं हैं, इनको मजबूती देने के लिए सुझाव भी दे सकता है। वित्त मजबूती के लिए सुझाव, राज्य वित्त आयोग कई बार ये प्रश्न भी बनाए कि राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव दे सकता है, तो दे सकता है दोस्तों। अब इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का काम क्या है? इसके अलावा राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्य, राज्यपाल द्वारा दिए गए अन्य कार्य, यदि राज्यपाल जो भी उसको काम सौंपेगा वो राज्य वित्त आयोग करेगा। ध्यान रखना, एग्जाम में प्रश्न आ गया, क्या राज्यपाल ने किस राज्य वित्त आयोग को चुनाव करवाने का काम सौंपा? तो क्या करवाएगा? हाँ, करवाएगा। क्यों? जो राज्यपाल उसको तय करेगा वो कार्य करेगा। तो ध्यान रखना, इसका गठन राज्यपाल करता है। 243I और Y के तहत इसका गठन किया गया है। इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है और इसके काम क्या है? ये जो नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाएं होती है, इसके वित्तीय अनुदान के लिए राज्य की संचित निधि से
इन संस्थाओं का हिस्सा तय करता है, इनको मजबूत करने के लिए सुझाव देता है, राज्यपाल द्वारा किए गए अन्य कार्य भी करता है राज्य वित्त आयोग। ध्यान दें, ठीक है, राज्य वित्त आयोग। अब है, ये तो इसके कार्य हैं। अब है राजस्थान का जो पहला वित्त आयोग है, पहला वित्त आयोग, पहला राजस्थान का पहला वित्त आयोग कब बना? 1995 में। किसकी अध्यक्षता में? केसी गोयल की अध्यक्षता में। ठीक है, केसी गोयल की अध्यक्षता में राजस्थान का पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था, राज्यपाल ने बनाया था केसी गोयल की अध्यक्षता में। अभी तक राजस्थान में 5 वित्त आयोग गठित हुए हैं। कितने वित्त आयोग गठित हुए हैं? 5। और 5वें की जो अध्यक्षा हैं वो लेडी है एक, और वो है डॉक्टर, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ज्योति किरण। कौन है? ज्योति किरण। ध्यान दें, कौन बना था वित्त आयोग? राज्यपाल। राजस्थान का पहला वित्त आयोग कब बना? 1995 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी गोयल। राजस्थान में कितने वित्त आयोग बने? 5। कितने बने? 5। और 5 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ज्योति किरण। क्लियर है सबके? ये तो हुआ वित्त आयोग। पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती देना, सुझाव देना, राज्यपाल द्वारा दिए गए कार्यों को करना। ठीक है, अब फिर आता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं इनका और नगरपालिका संस्थाएं होती हैं, इनका चुनाव करवाने का काम होता है, वो किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारे भारत का निर्वाचन आयोग है उसके अंदर 3 त्रिसदस्यीय होता है, उसका काम नहीं है ये राज्य निर्वाचन आयोग अलग से होगा। अब इसके संबंध में हम पढ़ते हैं। इसकी जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका गठन है, ये 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका गठन का संविधान में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 के, ध्यान रखना, 243 के और 243 Z1 दोनों का है, दोनों का काम करवाता है चुनाव करवाने का। इसलिए संविधान के अंदर अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 Z1 के अंदर राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। क्लियर है सब लोग? फिर आगे बढ़ते हैं। इनके ये जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, राज्य वित्त आयोग होता है वो एक सदस्यीय होता है। कैसा होता है? एक सदस्यीय। इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित है, 1 होगा सदस्य। कितना होगा? 1 होगा। इसके अलावा संविधान में इसकी क्या योग्यताएं होगी उसका कोई प्रावधान नहीं है हमारे। इसकी जो एक सदस्य होगा इसकी नियुक्ति के संबंध में यह तय है कि इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। अब योग्यता क्या होगी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की? एक सदस्य आयोग है, ध्यान रखना। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 1 और सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, अब जो राज्य वित्त आयोग है इसकी योग्यताओं का संविधान में तो उल्लेख नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर क्या प्रावधान है? ये प्रावधान है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी, IAS कैटेगरी का जो व्यक्ति होगा वो इस राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होगा, सदस्य होगा। ठीक है, अब ये राज्य वित्त आयोग का, राज्य जो वित्त आयोग है उसके सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष या 5 वर्ष, या तो 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है तो सेवानिवृत्त हो जाएगा, या 5 वर्ष की अवधि पूरी कर ली है तो सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक है, दोनों में सेवानिवृत्ति का टाइम है। अब इसको समय से पहले हटाना है। जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष को समय से पूर्व हटाना है तो उसका प्रावधान क्या है? तो हाईकोर्ट जज को हटाने का जो तरीका है, हाईकोर्ट जज की तरह हटाया जाता है। ध्यान दें दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन किसमें? 243 के और 243 Z1 के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य होगा, इसकी योग्यताओं का उल्लेख है संविधान के अंदर नहीं। फिर भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके जो अध्यक्ष होगा
होगा वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का से संबंधित व्यक्ति होगा। इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। ये 65 वर्ष या 5 वर्ष 65 या 5 वर्ष दोनों में सबसे पहले जो पूर्ण होगा वो अवधि तक कार्य करेगा। और इसको जो समय से पहले हटाना है तो हटाने का तरीका क्या है? जिस प्रकार राजस्थान या विभिन्न राज्यों के जो हाईकोर्ट है उनके जजों को हटाने का जो तरीका, वही तरीका राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने का तरीका भी है। अब इसके कार्य क्या है? कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के काम क्या है? एक तो पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव करवाना। राज्य निर्वाचन आयोग का पहला काम है पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका संस्थाओं का चुनाव करवाना। और राज्य निर्वाचन आयोग का दूसरा काम है मतदाता सूचियां तैयार करना। दो ही कार्य दोस्तों ध्यान रखना, मतदाता सूचियां तैयार करवाना। ठीक है, एक काम तो क्या है? पंचायती राज संस्थाएं और नगरपालिका संस्थाओं के चुनाव करवाना, और दूसरा काम है मतदाता सूचियों को तैयार करवाना। ठीक है, अब एक और इससे संबंधित प्रश्न बचा है जो 73वें संविधान के संशोधन के तहत है। मैं दोस्तों केवल 73वां संविधान संशोधन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब ये जो 73वां संविधान संशोधन है, कई राज्य ऐसे हैं जहां 73वां संविधान संशोधन विधेयक काम नहीं करता है। तो जो प्रावधान है, प्रावधान क्या है, कहां लागू होगा? तो 3 राज्य ऐसे हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। इन 3 राज्यों पर तो पूरी तरह, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन 3 राज्य तो पूरे के पूरे। इसके अलावा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, ठीक है, और मणिपुर का स्वायत्त क्षेत्र, मणिपुर का स्वायत्त शासित क्षेत्र। मणिपुर का स्वायत्त शासित क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन विधेयक कार्य, इसके संशोधन इन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, मणिपुर का स्वायत्त शासित क्षेत्र, इन क्षेत्रों में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान कार्य नहीं करेंगे। एग्जाम में प्रश्न आ गया किन क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों के अंदर ये 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ध्यान रखना, नहीं करेंगे। इन क्षेत्रों के अंदर प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा तो क्या इन क्षेत्रों के अंदर पंचायती राज के चुनाव नहीं होते? नहीं दोस्तों, पंचायती राज के चुनाव होंगे, लेकिन उसके लिए 73वां संविधान संशोधन के नियम काम नहीं करेंगे। तो कौन से नियम काम करेंगे? तो एक अधिनियम है अनुसूचित क्षेत्रों अधिनियम है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम 1996। ध्यान दें, मैंने क्या कहा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, मणिपुर का स्वायत्त क्षेत्र, इन क्षेत्रों में इसके प्रावधान काम नहीं करेंगे। तो क्या पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव इन क्षेत्रों में नहीं होते? नहीं, इन क्षेत्रों में चुनाव होते हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत नहीं होते। ये 73वां एक्ट इस क्षेत्रों में काम नहीं करता। इन क्षेत्रों में जो आपका एक्ट काम करता है वो है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम 1996।
इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो पैसा, PESA, पैसा। पैसा एक्ट 1996 या अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं का विस्तार अधिनियम 1996, ये जो आपका अधिनियम है वो है 24 दिसंबर 1996, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। जो पैसा एक्ट है वो कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1996। इसमें वर्तमान में कितने राज्य शामिल हैं? 11 राज्य। 11 राज्यों में पैसा एक्ट काम करता है। पैसा एक्ट 1996 के तहत पंचायती राज संस्थाओं का चयन होता है, चुनाव होता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या पंचायती राज संस्थाएं कर निर्धारण का कार्य करती है, कर एकत्रित करने का कार्य करती है? हाँ, पंचायती राज संस्थाओं को अनुच्छेद 243H के तहत है कर लगाने का अधिकार है। दूसरा, क्या पंचायती राज संस्थाएं कर लगाने का काम करती है, कर एकत्रित करने का काम करती है? हाँ करती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243S। तो इनकी ऑडिट कौन करेगा? पंचायती राज संस्थाओं की ऑडिट, यानी ऑडिट, अंकेक्षण। पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण से संबंधित ऑडिट, जांच से संबंधित संविधान में क्या प्रावधान है? तो पंचायती राज संस्थाओं की जो ऑडिट है, ऑडिट के संबंध में हमारे संविधान में ये वर्णन है कि ये राज्य विधानमंडल तय करेगा कि इनका अंकेक्षण कौन करेगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित DPC, जिला नियोजन समिति। जिला नियोजन समिति, जिला नियोजन समिति DPC, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का 73वें संविधान संशोधन में वर्णन नहीं है, ध्यान रखना। परीक्षा में प्रश्न आ गया, जो DPC है इसका वर्णन मिलता है 73वें, है तो पंचायती राज से संबंधित, लेकिन इसका वर्णन 73वें संविधान संशोधन में नहीं है। किसमें है? 74वें संविधान संशोधन में जिला नियोजन समिति का वर्णन है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जिला नियोजन समिति अर्थात DPC का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन के तहत इसकी DPC की स्थापना की गई। और DPC की स्थापना किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243ZD, 243ZD के तहत जिला नियोजन समिति, 243ZD मैंने कहा O से आगे, P से आगे सारे जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? नगरपालिका से संबंधित है। और नगरपालिका से संबंधित होने के कारण जो जिला नियोजन समिति की स्थापना 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में की गई है। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 243ZD के तहत की गई है। ठीक है, ये इसका काम क्या है? जिला नियोजन समिति का जिले स्तर पर योजना बनाना। DPC का मुख्य कार्य क्या है? जिला स्तर पर योजना बनाना। DPC का मुख्य कार्य जिला स्तर पर योजना बनाने का काम है। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या तय है, सदस्यों की संख्या तय है, सदस्यों की संख्या संविधान में तय नहीं है। ठीक है, कि कितने सदस्य होंगे ये तय नहीं है, किंतु फिर भी जो जिला नियोजन समिति है उसके जो सदस्य होंगे उसका 4/5 भाग, 4/5 भाग का चुनाव, 4/5 भाग का चुनाव नगरपालिका और जिला परिषद के सदस्य चुनाव करेंगे। जिला परिषद के सदस्य चुनाव करेंगे। ध्यान दें दोस्तों, जो जिला नियोजन समिति है उस जिला नियोजन समिति के अंतर्गत जो सदस्य है
वो सदस्यों की संख्या तो तय नहीं है, फिर भी जो सदस्य समिति इसके जो कुल सदस्य होंगे उसका 4/5 भाग है वो नगरपालिका और जिला परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कितने? 4/5। राजस्थान के अंदर प्रत्येक डीपीसी में, राजस्थान की प्रत्येक डीपीसी में कितने मेंबर हैं? 25 सदस्य। कितने सदस्य है राजस्थान की प्रत्येक जिला नियोजन समिति में? 25 सदस्य है। ठीक है, अब देखो 25 सदस्य है, उसमें से 4/5, 25 का 4/5, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, यानी 20 सदस्यों का चुनाव कौन तय करता है? राजस्थान में नगर पालिका और जिला परिषद के सदस्य मिलकर के चुनाव करते हैं जिला नियोजन समिति के सदस्यों का। अब इसके अलावा राजस्थान में कैसा प्रावधान है मैं बता देता हूं। राजस्थान के अंदर जो डीपीसी है उसमें कितने मेंबर होते हैं? 25 में से 20 मेंबरों का चुनाव तो जिला परिषद और नगर पालिका ने कर दिया, पीछे बच गए 5 में से एक तो कलेक्टर, जिलाधीश, कलेक्टर यानी जिलाधीश, एक जिलाधीश, एक आपका सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक अतिरिक्त सीईओ। जो जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सीईओ, वो एक हो गया कलेक्टर, एक हो गया मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का, और एक जिला परिषद का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हो गए 3। ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? पदेन सदस्य। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डीपीसी यानी जिला नियोजन समिति के पदेन सदस्य कौन होते हैं? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो कलेक्टर यानी जिलाधीश, एक जिला परिषद का सीईओ, जिला परिषद का अतिरिक्त सीईओ, ये 3 सदस्य हो गए, यानी 20 और 3 कितने हो गए? 23। पीछे कितने बचे? 2 सदस्य होते हैं उस जिले के एमपी और एमएलए में से। एमपी और एमएलए सांसद और विधायकों में से राज्य सरकार 2 सदस्यों को मनोनीत करती है। ध्यान रखना, क्या जिला नियोजन समिति के अंदर सदस्यों का मनोनयन होता है? हाँ होता है। कितने सदस्यों का? यहाँ हमारे राजस्थान में 2 सदस्यों का मनोनयन हो रहा है। कौन करेगा? राज्य विधानमंडल मनोनयन करेगा। कितने? 2 सदस्य, 25 हो गए, यानी 4/5 सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जिला परिषद और नगर पालिका 4/5 सदस्य का। राजस्थान में कितने? 25, उसमें से 20 का चुनाव हो गया। एक हो गया कलेक्टर 21, सीईओ 22, अतिरिक्त सीईओ 23 और 2 एमएलए और एमपी में से। उस जिले के जो एमएलए और एमपी होंगे उसमें से 2 जनों का राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार उन 2 सदस्यों का मनोनयन करेगी। ये तो था दोस्तों आपका क्या? पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, मैंने ग्राम सभा का जरूर पढ़ना दोस्तों। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 और 243A, 243 में परिभाषा, 243A के अंदर गठन। ग्राम सभा को भारत की लघु संसद, ग्राम सभा को किस नाम से जानते हैं? लघु संसद। ग्राम सभा होती कौन है? तो उस गांव के सभी मतदाताओं का समूह ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा के काम कौन तय करता है? संविधान में वर्णन नहीं, संविधान में लिखा है कि राज्य सरकार उस राज्य के अंदर ग्राम सभा के कार्य निर्धारित करेगी। ग्राम सभा के कार्य निर्धारित करेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात ग्राम सभा होती है वो है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होती है। जो हमारी ग्राम पंचायत होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम सभा विकास योजना बनाती है और ग्राम पंचायत उस पर कार्य करती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा तय करती है। उसके संबंध में सरपंच और उसके सदस्यों को बताना जरूरी है। दूसरा, जो ग्राम पंचायत का मुखिया, सरपंच, प्रधान या जिला प्रमुख, इनको पद से हटाने का तरीका है अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इन मुखियों को हटाया जा सकता है। इन मुखियों को हटाने से
से पूर्व इनकी सूचना 15 दिन पूर्व इनको सूचना देनी जरूरी है, ध्यान रखना। 15 दिन पहले इन को सूचना मिलनी चाहिए, अन्यथा इनको नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, अब इनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और इनके जिला परिषद के मुखियों का जो अविश्वास प्रस्ताव है, वो अविश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष पूरे होने पर ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब 2 वर्ष की अवधि पूरी कर ली हो तो इनके मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, एक अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव, एक अविश्वास प्रस्ताव लाए और प्रस्ताव खारिज हो गया तो दूसरा प्रस्ताव लाने के बीच में 1 वर्ष का अंतर होना चाहिए। क्लियर है सबके? ये आपका स्थानीय स्वशासन भाग 2 मैंने कोशिश की है कि सभी विषयों को मैंने चुनने की कोशिश की है ये पंचायती राज से संबंधित। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इस वीडियो को आप बार-बार देखें, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे 73वें और 74वें संविधान। अब कल हम 74वें संविधान संशोधन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी फल मिल सके और मुझे हौसला मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी विषय से संबंधित जानकारी लेकर आऊं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत।